नमस्कार दोस्तों, मैं जेडी खान एमदार लर्निंग ऐप पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन सेकंड ग्रेड की कंप्लीट मैथ को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले अपन सिलेबस को देखते हैं कि इसका यानी कि सिलेबस क्या है। दोस्तों, इसमें टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं तो टोटल पर्सन आएंगे आपके। इसमें टोटल पर्सन 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होता है। तो 150 आपके 300 नंबर के हो गए, 300 मार्क्स के। उसी प्रकार तो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 2/3 होती है। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 2/3। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 150। तो इसका जो समय है, टाइम है, वो 2.5 घंटा है, यानी 150 मिनट। तो 150 क्वेश्चनों के लिए 150 मिनट्स मिलेगी, अर्थात एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगी। तो उसके बाद में इसका यानी कि जो 150 क्वेश्चन है उसको किस प्रकार बांटा गया है। सबसे पहले एक है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल। जिसके 90 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो 90 क्वेश्चंस 180 मार्क्स के हो जाएंगे। और दूसरा है आपका इसी में ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि बीएससी लेवल। इसके आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये भी 40 गुणा 2 करोगे तो ये 80 नंबर के हो गए। और तीसरा पार्ट होता है इसमें टीचर एप्टीट्यूड, यानी कि मेथड होता है। मेथड के 20 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हो जाएंगे। यानी कि हम यहां पर देख सकते हैं कि 90 क्वेश्चन तो आपके सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के, 40 क्वेश्चंस आपके बीएससी लेवल ग्रेजुएशन लेवल होता है, और 20 क्वेश्चंस आपके मेथड के होते हैं। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपने देखा है कि सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो आपका किसका है? फर्स्ट पार्ट का, यानी कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंड लेवल जो होता है, 12th लेवल का जो लेवल होता है, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी को हम यहाँ पर आगे सिलेबस के रूप में देखते हैं। जो आपका सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल है वो भी 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो है आपका 10th लेवल का और एक है 12th लेवल। टेंथ लेवल में आपके 3 टॉपिक्स है। और 10th लेवल में 3 टॉपिक कौन कौन है? तो सबसे पहले प्लेन ज्योमेट्री, यानी कि समतलीय ज्यामिति। दूसरा इसमें टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। और इसी में जो आपका थर्ड है वो है नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। तो दोस्तों, इसमें जो आपका यहाँ पर
सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो है लेवल है तो उसमें ध्यान दीजिएगा 3 टॉपिक्स है। पहला प्लेन ज्योमेट्री, दूसरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और तीसरा है नंबर सिस्टम। तो दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले सीक्वेंस वाइज तो अपन पहले टॉपिक की चर्चा करते हैं, प्लेन ज्योमेट्री। दोस्तों इसमें थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए प्लेन ज्योमेट्री होती क्या है। तो थोड़ा अपन पहले ज्योमेट्री की डिस्कस करते हैं। जो ज्योमेट्री शब्द है, और से ध्यान दीजिए, जो ज्योमेट्री शब्द है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। जो ज्योमेट्री है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। वो 2 शब्द कौन से हैं? जियो प्लस मेट्रोन। अर्थात इसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी और मेट्रोन का अर्थ होता है मापना। यानी कि हम ज्योमेट्री की परिभाषित कर सकते हैं कि ज्योमेट्री की परिभाषा बनाए तो क्या है? पृथ्वी का मापन ही क्या कहलाता है? ज्योमेट्री। पृथ्वी का मापन ही ज्योमेट्री कहलाता है। क्लियर? तो ज्योमेट्री ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। 2 शब्द कौन कौन से? एक तो जियो है, एक मेट्रोन है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, मेट्रोन का अर्थ होता है मापना, अर्थात पृथ्वी का मापन ही ज्योमेट्री कहलाता है। इसके बाद में देखिएगा ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब है कि जो ज्योमेट्री है वो किस देश में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई, कहाँ यूज में लिया सबसे पहले? तो हमें यहाँ ये एक मिस्र देश में से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ज्योमेट्री की सर्वप्रथम जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है? मिस्र देश से। कब हुई थी? 325 ईसा पूर्व से, 325 बीसी से 265 बीसी के मध्य। तो 325 बीसी से लेकर 265 बीसी के मध्य इसकी शुरुआत मानी जाती है। और आगे देखिएगा कि अब यानी कि यहाँ पर जो ज्योमेट्री है उसका जनक कौन है? जनक या पितामह। तो ज्योमेट्री का जो जनक है वो यूनान का एक महान गणितज्ञ है। यूनान का महान गणितज्ञ जिसका नाम है यूक्लिड। इस यूक्लिड को ज्योमेट्री का जनक कहते हैं, इसका पितामह कहते हैं। इसके बाद में अब हम यहाँ पर जो ज्योमेट्री है उसको पढ़ने की हमें जो जरूरत पड़ती है वो किस आधार से पढ़ी जाती है? उसके लिए 3 मूलभूत अवधारणाओं की जरूरत पड़ती है। और वो 3 मूलभूत अवधारणा कौन कौन सी है आइए देखते हैं। ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए तीन मूलभूत अवधारणाओं की आवश्यकता होती है। तीन मूलभूत अवधारणाओं की आवश्यकता होती है।
तो जो ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, उसको पढ़ने के लिए हमें 3 मूलभूत अवधारणाओं की जरूरत पड़ती है। वो है नंबर 1 पर आपका बिंदु। दोस्तों अपन ज्योमेट्री को पढ़ेंगे तो हमें बिंदु की स्टार्टिंग में, शुरुआत में जरूरत पड़ती है कि बिंदु कहाँ है, क्या है। तो इसको यानी कि स्टार्टिंग ही यहाँ से होती है, अर्थात पॉइंट। दूसरा नंबर पर, और इसके बाद में हमें एक रेखा की जरूरत पड़ती है, यानी लाइन। और इसी में थर्ड जो है वो समतल की जरूरत पड़ती है, अर्थात प्लेन। दोस्तों ये 3 मूल अवधारणा ऐसी है, तो ज्योमेट्री को जब पढ़ोगे तो हमें कहीं न कहीं इन सब से की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ पर बिंदु क्या है। कोई भी ज्योमेट्री की स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहले बिंदु ही स्टार्ट होगा। उसके बाद में, बिंदु के बाद में अपन रेखा का निर्माण करेंगे, रेखाओं से ही अपने कोण का निर्धारण होगा, कोण के बाद में तब जाकर अन्य आकृतियों का निर्धारण होता है। तो सबसे पहले अपन इस पॉइंट को पढ़ते हैं, बिंदु। तो पहली अवधारणा बिंदु के बारे में अपन कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अपनी हेडिंग डाल लीजिए एक बार, बिंदु। और दोस्तों एक बात ध्यान रखने की कोशिश कीजिए कि इनके हाथों हाथ आप नोट्स बनाने की भी कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, बिंदु क्या है। जैसा कि आपने बचपन से ही सुना है, बिंदु बिंदु को अपन कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अपने कहते हैं ना, एक पेन की छोटी सी नोक लगा दिया जाए, ये भी एक बिंदु ही है। या इंग्लिश में कह दिया जाए फुल स्टॉप लगा दिया है, फुल स्टॉप भी एक क्या है, बिंदु। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, उसके बारे में थोड़ी कोशिश करते हैं, देखिएगा। देखिए, तो बिंदु को डिफाइन करने के लिए अपन एक थोड़ा सा अलग तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कोई भी अगर सर्किल बनाओगे, कोई भी वृत्त बनाओगे, तो उस वृत्त के लिए हमें कोई न कोई रेडियस की तो जरूरत पड़ेगी। जो त्रिज्या होती है, बिना त्रिज्या के तो हम वृत्त नहीं बना सकते। उसके बाद में हमें यहाँ पर जो त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या को धीरे धीरे अगर छोटा रूप बना दिया जाए, अर्थात जो त्रिज्या दे रखी है उस त्रिज्या को धीरे धीरे कम कर दिया जाए, तो एक ऐसा रूप बनेगा जिसमें त्रिज्या हमें दिखाई नहीं देगी, जिसमें हमें त्रिज्या दिखाई नहीं देगी। इसी को ही हम क्या कहते हैं, बिंदु। लेकिन दोस्तों इसकी वजह से आदर्श परिभाषा तो नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी अगर इसको डिफाइन करें, इसको परिभाषित करें, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिएगा कि जो बिंदु है वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक वृत्त ही होता है, एक सर्किल ही होता है। लेकिन ध्यान रखिए, जो वृत्त होता है, सर्किल होता है, उसके अंदर तो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। बिना त्रिज्या के तो वृत्त बन नहीं सकता। लेकिन ये जो बिंदु है, ये बिना त्रिज्या का वृत्त है। इस तरीके से अपन कुछ परिभाषित कर सकते हैं। मतलब यानी कि ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं हो, अर्थात बिना त्रिज्या का जो वृत्त है वही हमारा क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। लेकिन फिर भी मैं फिर बता रहा हूँ कि इसकी कोई आदर्श परिभाषा नहीं होती, लेकिन हमें परिभाषा थोड़ी यहाँ पर लिखनी है, तो अपन इस तरीके से कुछ हद तक इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो परिभाषा लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, यानी कि ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं हो, ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं हो, उसे बिंदु कहा जाता है। अर्थात बिना त्रिज्या का वृत्त ही, बिना त्रिज्या का वृत्त ही बिंदु कहलाता है। लेकिन बिंदु की कोई आदर्श परिभाषा
नहीं होती है। समझ पाए? लेकिन दोस्तों मैं एक बात और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि अपन यहाँ से, अगर आप बहुत से भाई सोच रहे होंगे क्या क्या छोटी छोटी बातों को बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों अपन ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं। एक बेसिक के लिए अपन जीरो लेवल से तो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लेवल यानी कि स्टूडेंट होता है वो हर लेवल का स्टूडेंट होता है। कोई अच्छा लेवल का भी होता है, कोई बिल्कुल जीरो लेवल का भी होता है। लेकिन जो बिल्कुल जीरो लेवल का होता है तो उसके लिए तो हर बातें बताने की आवश्यकता है। तो इसलिए वो स्टूडेंट, वो भाई, वो यानी कि वो बहन भाई, आप यानी कि पेशेंस बनाए रखना जिनका लेवल थोड़ा अच्छा है, क्योंकि अपन जीरो लेवल से स्टार्टिंग कर रहे हैं। अपन जो स्टार्टिंग करेंगे तो जीरो लेवल से लेकर एक हाई लेवल लेने की कोशिश करेंगे। मतलब यानी कि वहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं जीरो लेवल से, और उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां आपको लगेगा कि ये लेवल तो बहुत ज्यादा हो चुका है। लेकिन अपन कोई भी स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की कोशिश ही करेंगे। लेकिन एकदम से अगर बढ़ेंगे तो अच्छे लेवल के जो स्टूडेंट है तो वो तो समझ पाएंगे, लेकिन जो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्टिंग कर रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग है, तो वो भाई नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सभी से निवेदन है कि जो यानी कि स्टूडेंट जिनका लेवल अच्छा है वो थोड़ा पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि स्टार्टिंग से अपन धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आई मीन आप समझ चुके होंगे। तो हाँ, हम क्या कह रहे थे यहाँ पर कि बिंदु को परिभाषित करना है। तो ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं हो उसे बिंदु कहा जाता है। अर्थात बिना त्रिज्या का जो वृत्त होता है, वृत्त होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। लेकिन इसमें इसकी कोई आदर्श परिभाषा नहीं होती है। क्लियर? यहाँ तक समझ पाए होंगे। इसके बाद में अब हम कहेंगे कि भाई यानी कि इस बिंदु की जरूरत क्यों पड़ी, ये कहाँ कैसे दर्शाया जाता है, उसके बारे में अपन कुछ छोटे मोटे दो चार यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने की कोशिश करते हैं। तथ्य देखिए, सबसे पहले जो बिंदु है उसकी जरूरत कहाँ पड़ी, किसके लिए जरूरत पड़ी। तो अपन एक सीधी भाषा में कह सकते हैं कि कोई भी स्थान विशेष को दर्शाओगे, किसी को चिन्हित करोगे, किसी भी स्थान विशेष को दर्शाने के लिए हमें सबसे पहले बिंदु की जरूरत पड़ती है। मतलब समझ पाए कि अगर कहे भाई यहां से यहां तक कोई स्थान निश्चित करना है, तो उस स्थान को निश्चित करने के लिए हम क्या दर्शाएंगे, तो वो बिंदु ही कहलाता है। भाई यहां तक उसकी लास्ट सीमा कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वो आपका बिंदु ही कहलाएगा। मतलब यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, पहले नंबर पर जो बिंदु है वो क्या है, एक मिनट। तो ध्यान दीजिए कि जो बिंदु है स्थान विशेष को दर्शाने के लिए जरूरत पड़ती है। स्थान विशेष को दर्शाने के लिए बिंदु की आवश्यकता होती है। नंबर एक, पहला पॉइंट क्या है कि स्थान विशेष, कोई भी स्थान विशेष को दर्शाओगे तो उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बिंदु की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, अब उस स्थान विशेष को दर्शाओगे तो किससे दर्शाया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें कोई भी जैसे इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं कैपिटल लेटर वाले अक्षरों से दर्शाते हैं इसको, यानी बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं हमेशा ही। जैसे ऐसे दर्शाओगे जिसका आई ये बिंदु है, अब यहाँ पर ये स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे इसको, यानी कि जो बिंदु है उस बिंदु को दर्शाने के लिए कैपिटल लेटर के जो अक्षर होते हैं उससे दर्शाई जाता है। मतलब बड़े अक्षर से दर्शाते हैं, छोटे अक्षर से कभी भी नहीं दर्शाएंगे। तो कहने मतलब यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा बिंदु को दर्शाया जाता है। हाथ हाथ में यानी कि नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बात की आप यानी कि इसमें स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा बिंदु को दर्शाया जाता है। तीसरा नंबर पर क्या आता है, जो बिंदु है
इस बिंदु कितने कोण का निर्माण करता है? कई बार रीट में भी पूछ चुके हैं, L1 के अंदर पूछ चुके हैं कि इसमें यहाँ पर कहा है कि बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है। जरा देखने की कोशिश कीजिए। जिस मान ये बिंदु बना दिया आपने, तो इस बिंदु के जब चारों तरफ कोण की बात आती है तो चारों तरफ कंप्लीट कोण बनता है। कंप्लीट का मतलब पूर्ण कोण बनता है, यानी परिपूर्ण कोण बनता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक बिंदु के चारों तरफ, एक बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है। ये रीट के अंदर पूछा है, हालांकि सरल है, लेकिन जो ध्यान दीजिएगा पूछा किस तरीके से। देखो यहाँ एक बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री कोण बनता है, इसी भाषा में कह सकते हैं कंप्लीट कोण बनेगा। और कंप्लीट कोण को हम क्या कहते हैं? 360 डिग्री। इसलिए 360 डिग्री कोण बनेगा। लेकिन एक यूपी टेट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा था, इसी में से ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश की थी उसने। वो क्वेश्चन क्या था कि जैसे बिंदु ले लिया आपने, तो इस बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण तो बन रहा है, लेकिन इस कोण को किस नाम से दर्शाएंगे? जैसे अपन कहते हैं एक न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल, वो 90 डिग्री से कम होता है। ऐसे ही 90 डिग्री के कोण को हम जैसे समकोण कहते हैं, 90 से अधिक और 180 से कम को हम अधिक कोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। उसी प्रकार जैसे यहाँ से 180 से अधिक 360 से कम जो कोण होता है उसको अधिक क्या कहते हैं? यानी कि प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। और इसी को यानी कि आप पुनर्युक्त कोण भी कहते हैं। लेकिन अपन यहाँ पर ये ज्यादातर ये पढ़ते हैं, लेकिन ये छठा नंबर पर आता है 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। कुछ बुकों में नहीं भी मिलता, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, जो 360 डिग्री का जो कोण होता है यहाँ कंप्लीट बन गया, मतलब कंप्लीट कोण। वो कंप्लीट कोण का मतलब है यहाँ पर पूर्ण कोण भी कह सकते हैं। कुछ शब्द कुछ बुकों में मिल जाता है परिपूर्ण भी कहते हैं। अर्थात जो यानी कि एक बिंदु होता है वो यानी कि कंप्लीट कोण बनाता है। वो कंप्लीट कोण बनने की वजह से उसको हम क्या कह सकते हैं? पूर्ण कोण या परिपूर्ण कोण भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूं इसको। एक बिंदु पूर्ण कोण, ऑब्लिक में दर्शाओ, परिपूर्ण कोण भी कह सकते हैं, परिपूर्ण कोण। एक मिनट, परिपूर्ण कोण इंग्लिश में कहा जाए तो कंप्लीट एंगल। निर्मित करता है। अब लगभग जान रहे होंगे, लेकिन लिखाना भी जरूरी है ये, क्योंकि स्टार्टिंग से अपन करना है। तो ध्यान रखिए कि 4 पॉइंट है इसमें कि स्थान विशेष को दर्शाने के लिए हमें बिंदु की जरूरत पड़ती है। दूसरा नंबर, अंग्रेजी के बड़े अक्षर के द्वारा, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर के द्वारा हम यानी कि बिंदु को दर्शाते हैं। तीसरा नंबर पर यहाँ यानी कि ये क्या है कि बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। और 360 डिग्री का कोण बनने की वजह से ही हम इसको क्या कह सकते हैं? यानी कि एक पूर्ण कोण या परिपूर्ण कोण या कंप्लीट कोण को निर्मित करता है, यानी कि बनाता है। आई मीन यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब आगे नेक्स्ट चलने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, तो हम पहला यानी कि मैंने बताया था 3 मूलभूत अवधारणाएं थी, जिसमें पहला पॉइंट था आपका बिंदु। उस बिंदु के बारे में उसके परिभाषा को थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश की। उसके बाद कुछ 2-4 यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य है उसको बनाने की भी कोशिश की। इसके बाद बिंदु के बाद एक अपनी रेखा का निर्धारण होता है। यही अपनी दूसरी मूलभूत अवधारणा है। तो नेक्स्ट चलने की कोशिश कीजिए। देखिएगा, दूसरा पॉइंट है आपका रेखा यानी लाइन। दोस्तों इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, रेखा किसे कहेंगे? अभी बिंदु तो पढ़ ही लिया आपने, तो बिंदु का मतलब क्या समझे कि ध्यान दीजिएगा। रेखा का निर्धारण ही करेंगे अपन। जैसे एक बिंदु ले लिया है, दूसरा बिंदु और ले लिया है, तीसरा बिंदु और ले लिया है, मतलब इसी प्रकार काफी सारे अगर बिंदु ले लिए जाए, काफी सारे बिंदु ले लिए जाए, तो जो बिंदु ले रहे हम, यहाँ लेने से एक रेखा का एक यानी कि यहाँ पर एक मार्ग का निर्धारण हो रहा है। वो जो मार्ग है
यही आपकी एक रेखा कहलाती है। मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि जो रेखा है उसको किस प्रकार परिभाषित करेंगे कि अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ, अनंत बिंदु थे, काफी सारे बिंदु ले रहे थे, तो अनंत बिंदुओं का जो बिंदु पथ है उस बिंदु पथ को ही हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। समझ पाए? मतलब आगे देखने की कोशिश किए। अब हमें यह नहीं पता कि इस रेखा में कहां से स्टार्ट किया है और कहां जाकर रुकेंगे। मतलब ये जो रेखा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं पता होता और न इसका अंतिम पॉइंट पता होता है। मतलब यानी कि यह कहां से शुरू होकर कहां तक जाएगी कोई निर्धारित नहीं होता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो रेखा है वो क्या होती है कि रेखा हमेशा अनिश्चित लंबाई की होती है और अनिश्चित लंबाई तक बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इसमें तीर का चिन्ह इधर भी लगा देंगे, मतलब इधर भी कितना भी बढ़ा सकते हैं और इसी प्रकार इधर भी हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। ये चिन्ह किस बात को निर्देश करता है कि यहाँ पर इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो दोबारा सुनिएगा, जो रेखा है तो रेखा अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ होता है। पहली बात इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। एक बार मैं नोट कर रहा हूं इसी को, क्योंकि नोट्स भी तो बनाने हैं आपको। अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ, अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ बिंदु और पथ मतलब रास्ता, यानी किस प्रकार बढ़ रहे हैं अपन। तो अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ ही रेखा कहलाता है, यह कहलाती है। अब यहां पर देखिएगा, अब इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यही डाल लेते हैं जिसमें नंबर 1 हमने यहां पर परिभाषा तो की है इसकी, इसी में से इसकी कुछ विशेषता बन जाती है छोटी मोटी। देखिए पहले क्या है कि रेखा किसे कह देंगे, अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रेखा को किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि जैसे अपन ने कोई रेखा निर्धारित की जिसका नाम है ए बी। अब इसको दर्शाने के लिए जो इसका संकेत होता है तो दोनों तरफ इसके ऊपर तीर के चिन्ह लगा दीजिए, मतलब रेखा का ही चिन्ह बना दीजिए। तो मतलब ये जो है ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है, एक रेखा को रिप्रेजेंट करता है। समझ पाए? तो कहने मतलब यहां पर है कि ये इसका संकेत या चिन्ह कहलाता है। तो मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, रेखा का संकेत या चिन्ह। क्या होता है कि जिसका उसका नाम जो है उसके ऊपर इसी प्रकार अपन ऐसे दर्शा देंगे। इसके बाद में जो रेखा है जैसे परिभाषा में भी आया था लेकिन हम विशेषता बना रहे हैं। तो रेखा यानी कि यहाँ पर देखना कि अगर पूछा जाए भाई एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं तो हमने परिभाषा में पढ़ा। यहाँ पर वो परिभाषा क्या थी कि अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ, मतलब एक रेखा पर अनंत बिंदु स्थित होते हैं। तो एक रेखा पर अनंत बिंदु स्थित होते हैं। थर्ड नंबर तो डाउट नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट चलिएगा, देखिए यहाँ पर अब हमने यहाँ तो ये तो पढ़ ले भाई एक इसका संकेत क्या है, संकेत चिन्ह जो सिंबल होता है, और यहाँ पर कितने बिंदु होते हैं एक रेखा पर। उसके बाद एक कई बार क्वेश्चन बन जाता है छोटा छोटा कि यहाँ एक रेखा पर भिन्न भिन्न कम से कम कितने बिंदु हो सकते हैं और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कि एक रेखा पर कम से कम कितने बिंदु हो सकते हैं, और कीजिएगा। तो कम से कम बिंदु, ध्यान दीजिए रेखा निर्धारण करोगे तो एक बिंदु से तो रेखा बनेगी नहीं, ये तो एक बिंदु का बिंदु ही रह जाएगा। लेकिन रेखा का निर्धारण करना है तो रेखा का रूप बनाना है तो हमें कम से कम एक बिंदु और लेना पड़ेगा, एक तो पहले से एक और लेना पड़ेगा। मतलब कम से कम दो बिंदुओं को तो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा कम से कम। अगर एक बिंदु लिए तो वो बिंदु ही रह जाएगा, रेखा का निर्धारण नहीं होगा।
तो कम से कम के लिए 2 बिंदु होने जरूरी है, अधिक तो कितने भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि एक रेखा पर कम से कम कितने बिंदु होते हैं, 2 बिंदु होते हैं, 2 भिन्न भिन्न बिंदु, भिन्न भिन्न बिंदु होते हैं। इसी प्रकार इसमें चौथा, कम से कम का तो पता लग गया, ऐसे अधिक से अधिक कहा जाए तो अधिक से अधिक के लिए आप रेखा बना रहे हैं, तो रेखा तो अनंत बिंदुओं का एक बिंदु तो है ही है, अब इसमें कितने भी बिंदु ले सकते हैं, मतलब अधिक से अधिक हमेशा अनंत बिंदु होते हैं। अधिक से अधिक, एक रेखा पर अधिक से अधिक मैक्सिमम कितने बिंदु हो सकते हैं, अधिक से अधिक अनंत बिंदु हो सकते हैं। हो सकते हैं या होते हैं। क्लियर? इसके बाद में यहां तक कोई समझ पाए? कोई डाउट्स हो तो देखिएगा एक बार, डाउट्स है तो एक बार दोबारा फिर यानी कि इसको पीछे से देखने की कोशिश करना। आगे चलते हैं। अब यहां पर हमने इसके यानी कि परिभाषा और कुछ विशेषता पढ़ी है। अब इस रेखाओं के जो टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं, उनको किस प्रकार डिफाइन करेंगे, उसके बारे में थोड़ा कोशिश करते देखिएगा। तो अपन हेडिंग डाल सकते हैं रेखाओं के प्रकार। यानी टाइप्स ऑफ लाइन। इनसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये डिजाइनिंग है। आगे देखिए रेखाओं के प्रकार। सबसे पहले नंबर 1 देखिए, तो रेखाओं के प्रकार में सबसे पहले देखिए यहां पर एक आती है अपनी समपाती रेखाएं। कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी रेखा? सबसे पहले समपाती रेखा। अब आप देखिए यहां पर समपाती रेखा कहते किसे? गौर कीजिए, समपाती रेखा किसे कहते हैं बताइए। देखिएगा यहां पर समपाती का सबसे पहले इसका अर्थ ढूंढने की कोशिश करो, ताकि इसकी परिभाषा को हम याद रखने में थोड़ी आसानी हो जाए। कोई भी जो यानी कि आगे परिभाषा रटने से नहीं, थोड़ा उसको रिलेट करोगे तो ज्यादा समय तक वो याद रहेगी। ये सब इसको कैसे रिलेट करेंगे तो उसके लिए देखिएगा, तो एक समपाती का मतलब होता है ढकना। समपाती का मतलब क्या होता है? ढकना, किसी भी चीज को ढक देना। लेकिन यहाँ कोई चीज नहीं आएगी, क्या आएगी? यहाँ पर हम रेखाएं पढ़ रहे हैं, मतलब रेखा ढकने की बात आ रही है, तो उसमें एक रेखा को तो कैसे ढकेंगे, एक से ज्यादा रेखा तो लेनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर जब एक रेखा को दूसरी रेखा, इस प्रकार जब एक रेखा को दूसरी रेखा पूर्ण रूप से ढक लेती है, पूरी को ढक लेती है, कुछ दिखाई नहीं दे, पूर्ण रूप से ढकना, यही आपका क्या कहलाता है? समपाती कहलाता है। समझ पाए? दोबारा एक बार और देखिएगा कि समपाती रेखा किसे कहते हैं? जब एक रेखा दूसरी रेखा को पूर्ण रूप से ढक लेती है, तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या कहलाती है? समपाती रेखा कहलाती है। क्लियर? आगे देखिए, अब इसको यानी कि और किस नाम से दर्शाते हैं देखिएगा। अब यहाँ कई बार हम समपाती तो चल आपने याद रख भी लिया है, अब एग्जामिनर भी चालाक होता है, इसी का नाम थोड़ा बदल कर आपके सामने पेश कर देता है, वहां फिर कंफ्यूज हो जाता है अगर अन्य नाम नहीं पड़े तो, ठीक है ना। तो उसके लिए अपन और देखते हैं। देखिए समपाती जो रेखा है उसको किस अन्य नाम से दर्शा सकते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं अन्य नाम या उपनाम, जिनसे तेवर दर्शा देते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो समपाती रेखा है उसको आच्छादन रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आच्छादन रेखा। आच्छादन का मतलब भी क्या होता है? ढकना ही होता है। ऐसे इसी को अतिव्यापन रेखा भी कहते हैं। अतिव्यापन रेखा। इसी प्रकार इसको
जैसे इस दोनों को ना इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग। क्लियर। इसके बाद में इसी को हम 0 डिग्री बनाने वाली रेखाएं भी कहते हैं, बनाने वाली रेखाएं, 0 डिग्री बनाने वाली रेखाएं भी कहते हैं। और एक चौथा नंबर पर है 360 डिग्री बनाने वाली रेखाएं। लेकिन अब यहां पर चल इनका मतलब तो क्या होता है, ढकना होता है, तो यहां तो आप समझ पा रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे यार सर आपने ये क्या लिख दिया है, 2 बार कैसे कोण बना दिए। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपसे कह दिया जाए आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है, कोई भी कितने भी बना लीजिए। सपोज कीजिए यहाँ पर अपन ये 60 डिग्री का कोण बना दिया, तो कोण बनाने के लिए तो अपन 2 लेनी पड़ेंगे यहाँ पर। अब ये जो 60 डिग्री का कोण बनाए, मतलब जो 2 है ना, ये 2 रेखाओं का निर्धारण करता है, 2 रेखाओं का। वो कैसे, एक तो अंदर की ओर जो कोण बन रहा है, एक बाहर की ओर कोण और बन रहा है, इन्हीं के माध्यम से। कंप्लीट तो हमने पढ़ा है 360 डिग्री, जिसमें से अंदर 60 डिग्री है, तो बाहर कितने डिग्री बच गया है, 60 डिग्री। समझ पाए, मतलब ये दोनों के द्वारा हमारे 2 कोण बन गए, एक तो अंदर की ओर, एक बाहर की ओर। उसी प्रकार हमें तो यहाँ संपाती रेखाओं के अनुसार बनाने। आपने अभी परिभाषा पढ़ी है, तो संपाती रेखा कहते किसे, तो हमने पढ़ा है कोई संपाती रेखा एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढकती है। समझ पाए, समझने की कोशिश करना, ध्यान देना। यहाँ पर संपाती रेखा किसे कहते हैं, पूर्ण रूप से ढकती है। तो जब पूर्ण रूप से ढक लेगी इसको, तो इसका अंदर वाला जो कोण है, जैसे यहाँ अंदर बन रहा है, जब पूर्ण रूप से ढकी लेगी तो अंदर तो कोई स्पेस है ही नहीं है। और जब यहाँ अंदर कोई स्पेस नहीं है, अंदर कोई जगह नहीं है, तो वहां 0 डिग्री का कोण ही तो बनेगा। 0 मतलब कोई कोण ही नहीं बन रहा। इसीलिए इनको हम एक क्या कह सकते हैं, 0 डिग्री बनाने वाली रेखाएं भी कहते हैं। आई मीन समझ पाए होंगे। अब आप कहेंगे भाई 360 डिग्री क्यों कहते हैं, तो गौर कीजिए, जब अंदर की ओर जैसे कोण बन रहा है, तो बाहर की ओर भी कोण बनेगा, जैसे यहाँ बन रहा है। तो अंदर की ओर जब 0 डिग्री कोण बन रहा था, तो बाहर की ओर भी तो कोण बनेगा, तो बाहर की ओर कितना बच जाएगा, वही 360 ही बचेगा। अर्थात इसको हम 0 डिग्री बनाने वाली रेखाएं भी कह सकते हैं, और 360 डिग्री बनाने वाली रेखाएं भी कह सकते हैं। क्लियर। लेकिन इसमें से एक कथन वाले जो सवाल समझते हैं, उसमें एक पॉइंट जरूर आता है, वो क्या है, उसके लिए हम यहाँ पर देखिएगा। यहां नोट डाल लेते हैं। कथन वाले सवालों में एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, जो संपाती रेखाएं वो कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। अगर आपने परिभाषा सही तरीके से पढ़ी है, तो मेरे हिसाब से आप इसको आराम से समझ सकते हैं। बताने की कोशिश कीजिए। तो संपाती रेखा किसे कहते हैं, जब दोनों रेखाएं आपस में पूर्ण रूप से ढक लेगी। तो जरा गौर कीजिए, जब पूर्ण रूप से ढकी लेगी तो कितने बिंदु स्पर्श होंगे। आपको पता है कि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, तो जब ढकी लेगी तो अनंत बिंदुओं पर ही तो स्पर्श करेगी। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो संपाती रेखाएं वो अनंत बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, संपाती रेखाएं अनंत बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो आई मीन आप इसको मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे। क्लियर। तो ये थी हमारी पहली संपाती रेखाएं। यहां तक किसी को कोई डाउट्स। अब इसके बाद में दूसरी रेखा कौन सी आती है, देखिएगा। अब दूसरी रेखा पर डाल लेते हैं संगामी रेखाएं। यानी कॉन्करेंट लाइन। अब यहां पर थोड़ा सा शब्द को पहचानने की कोशिश कीजिए।
संगामी किसे कहते हैं। तो इसके बाद तीसरी रेखा को मैं थोड़ा इससे रिलेट करूंगा, इसीलिए आपसे गुजारिश है थोड़ा इसकी परिभाषा को सही तरीके से समझने की कोशिश करना। देखिएगा, संगामी किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक रेखाएं, दो रेखा ले ली, मान लो ये रेखा ले ली पहले, दो से ज्यादा भी हो सकती है, मतलब तीन रेखाएं ले ली, और तीन से ज्यादा मतलब हम यहां चार भी ले सकते हैं। एक और ले लेते हैं, ये तीसरा, और भी ले सकते हैं, ठीक है। पर अपन परिभाषा को थोड़ा डिफाइन करते हैं। देखिएगा, संगामी रेखा किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक, दो हो या दो से ज्यादा, कितनी भी हो, जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, किसी एक बिंदु पर काटती है, जैसे यहां काट रही है, यहां पर काट रही है, यहां पर काट रही है, किसी एक बिंदु पर काट रही है, तो उन रेखाओं को, यानी कि इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं कहते हैं। आई मीन समझ पाए होंगे। एक बार देखिए, जब दो या दो से अधिक रेखा, दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, किसी एक बिंदु पर काटती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं कहते हैं। और सुनिएगा, और जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को संगामी बिंदु कहते हैं। जैसे यहां पर ये जो बिंदु है, ये क्या कहलाएगा, संगामी बिंदु कहलाएगा। इसी प्रकार ये भी संगामी बिंदु और वो भी संगामी बिंदु। आई मीन यहां तक समझ पाए होंगे। देखिएगा, तो मैं यहां पर थोड़ी परिभाषा लिख रहा हूं आपको, ताकि नोट्स बनाने में आसानी रहे। संगामी रेखा क्या परिभाषा बताई थी, जब दो या दो से अधिक रेखाएं, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समझ पाए यहां तक। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसे संगामी रेखाएं कहा जाता है। उन्हें कह सकते हैं अपन, क्योंकि एक से ज्यादा है ना ये, इसलिए तो उन्हें संगामी रेखाएं कहा जाता है। और जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, जिस बिंदु पर काट रहे, उस बिंदु को हम संगामी बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को संगामी बिंदु कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ बुकों में सिर्फ 3 रेखाएं देते हैं, लेकिन शुद्ध में तो यहां पर देखिए कि 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। आई मीन यहां तक समझ पाए होंगे। इसके बाद में
देखिए, अब जो संगामी रेखाएं उसको किस अन्य नाम से भी दर्शाते हैं। हमने संपाती रेखा में पढ़ा था, संपाती रेखा को अन्य नाम से जानते हैं। उसी प्रकार जो संपाती रेखा को, उसी प्रकार जो संगामी रेखा है उसको किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो संगामी रेखाओं को समवर्ती रेखा भी कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, समवर्ती रेखा भी कह सकते हैं इसको, संगामी रेखाओं को। इसके बाद में एक और पॉइंट नोट करने की कोशिश कीजिए, जैसे संपाती रेखाएं अनेक बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो बताइएगा यहाँ पर भी जो संगामी रेखा है वो कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। जो संपाती रेखा अनंत बिंदुओं पर स्पर्श कर रही थी, उसी प्रकार संगामी रेखा कितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगी। तो अभी आपने परिभाषा में पढ़ा था कि सिर्फ एक बिंदु पर काट रही है तो उसी को हम स्पर्श कह सकते हैं, काटना भी कह सकते हैं, प्रतिच्छेद करना भी कह सकते हैं। यहाँ नोट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, तो संगामी रेखाएं केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। क्लियर। तो इसको हम क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं। आई मीन यहां तक इसकी परिभाषा भी आपके समझ पाए होंगे। इसके बाद में ध्यान दीजिए, तीसरी रेखा, संगामी रेखा को थोड़ा समझने की कोशिश करना, इसी से तीसरी रेखा एक बनेगी, तो उसको डाल लेते हैं नंबर 3 पर। प्रतिच्छेदी रेखा, अर्थात इंटरसेक्टिंग लाइन। प्रतिच्छेदी किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, अभी अभी हमने संगामी रेखाएं पढ़ी थी, तो संगामी रेखा में दो रेखाएं भी हो सकती है और दो से ज्यादा भी हो सकती है। संगामी रेखा में दो रेखा भी हो सकती है, दो से ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो संगामी रेखाएं, जिन संगामी रेखाओं में केवल दो रेखा होती है, केवल दो रेखा, उस या उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं। मतलब जो संगामी रेखाएं उसी को ही बांट दिया है। संगामी रेखा में दो रेखाएं हैं तब भी संगामी कहेंगे, दो से ज्यादा है तो भी संगामी कहेंगे, लेकिन जब केवल दो रेखा आपस में इंटरसेक्ट करती है, केवल दो रेखाएं, तब उसको हम ये नाम और दे सकते हैं। मतलब संगामी तो कह ही रहे थे उसको, लेकिन अगर दो रेखाएं हैं तब उसको हम और क्या कह सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं। मतलब इसकी जो परिभाषा है अब क्या है कि जब केवल दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो वो भी केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तब उन रेखाओं को हम क्या कह सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कह सकते हैं। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। संगामी में दो भी आ सकते हैं, दो से ज्यादा भी आ सकती है, लेकिन दोस्तों इस प्रतिच्छेदी रेखा में केवल दो ही रेखा आएगी, केवल दो, दो से ज्यादा को हम प्रतिच्छेदी रेखा नहीं कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर नोट करते हैं, जब केवल दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती है, तब वे रेखाएं परस्पर, मतलब आपस में परस्पर प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। क्लियर।
ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं, लेकिन जिस बिंदु पर काट रही है उसको हम प्रतिच्छेदी बिंदु भी कहते हैं। जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। क्लियर? लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, कथन वाला सवाल। वो क्या है कि जैसे यहां पर मैं दूसरे उसमें पेज पर नोट कर रहा हूं इसको। देखिए, एक मिनट, पहला कथन है इसमें, सभी संगामी रेखाएं, समझने की कोशिश कीजिएगा, सभी संगामी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती है या होती है, होती लिख लेते हैं। दूसरा कथन है, सभी प्रतिच्छेदी रेखाएं संगामी रेखाएं होती है। क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। और जो आप देख रहे हैं ना यार, जो ज्योमेट्री में जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो जो रेखाओं से संबंधित है, जो अवधारणा बताई थी, 3 अवधारणा, जिसमें से सबसे पहले यहाँ एक तो आते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, परिभाषा वाले क्वेश्चन, भाषाओं से संबंधित। तो दूसरे बनते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। लेकिन जो रेखाओं से संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सब यानी कि आपके परिभाषाओं से संबंधित, यानी कि भाषाओं से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं। और वो भाषा में आपको कथन वाले सवाल दे देगा। जैसे पहला कथन दे दिया है कि सभी संगामी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है या होती है। दूसरा कथन दे दिया है कि सभी प्रतिच्छेदी रेखाएं संगामी रेखाएं होती है। अब यहाँ ऑप्शन में दे देगा आपको, कि हमें ऑप्शन लिख रहा हूं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है केवल फर्स्ट कथन सत्य है। जरा समझने की कोशिश करना इसको। दूसरा है केवल सेकंड कथन सत्य है। तीसरा ऑप्शन है इसमें फर्स्ट व सेकंड दोनों कथन सत्य है। और फोर्थ ऑप्शन दे दिया है कि फर्स्ट व सेकंड दोनों कथन है सत्य है। अब इन पर थोड़ा गौर कीजिए। सबसे पहला कथन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है कि केवल फर्स्ट कथन सत्य है। फर्स्ट कथन क्या, तो देखिएगा, सभी संगामी रेखाएं, दोबारा उस परिभाषा पर आइए। परिभाषा क्या थी संगामी रेखा की, जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो संगामी रेखाएं कहलाती है। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए कि संगामी, अगर सभी संगामी कह दिया, यहां पर गौर करना, सभी संगामी बोल दिया है तो सभी संगामी में तो 2 भी रेखा हो सकती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा रेखा होगी तो वो प्रतिच्छेदी रेखा तो क्यों कहलाएगी, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा में मैंने क्या बताया आपको कि उसमें केवल 2 ही रेखा होती है। और समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर कि सभी जो संगामी रेखाएं वो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा बनाने के लिए तो केवल 2 रेखाओं की जरूरत पड़ेगी।
लेकिन संगामी रेखाओं में तो दो भी हो सकते, दो से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन हम सभी संगामी को नहीं कह सकते, क्योंकि सभी संगामी कह दिया तो दो से ज्यादा रेखा भी इसमें इंक्लूड हो गई। तो इसीलिए तो सभी संगामी रेखाएं वो क्या नहीं हो सकती, प्रतिच्छेदी नहीं हो सकती। तो मतलब यहां पर तो यह पहला कथन है ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, सत्य हो ही नहीं सकता। दूसरा कथन देखते हैं कि सभी प्रतिच्छेदी रेखा, और फरमाना यहां पर सभी प्रतिच्छेदी रेखा, तो प्रतिच्छेदी रेखा हम बताए केवल दो रेखा होती है, और सभी प्रतिच्छेदी रेखाओं को संगामी कह सकते हैं, और आपको पता है कि संगामी में तो दो भी हो सकती है, तो दो से ज्यादा भी, लेकिन यहाँ सभी प्रतिच्छेदी रेखा कह रहा है, वो तो सभी प्रतिच्छेदी रेखा में तो दो ही तो रेखा होगी, और दो रेखा हो चाहे दो से ज्यादा हो, सब संगामी तो होगी ही होगी। लेकिन प्रतिच्छेदी में केवल दो रेखा है, तो दो से संबंधित सबकी सब रेखाएं किस में इंक्लूड हो जाएगी, संगामी में हो जाएगी। इसलिए जितनी भी प्रतिच्छेदी रेखा वो सबके सब क्या है, संगामी रेखाएं। तो मतलब ये दूसरा कथन है ये आपका राइट है, और इस कौन सा ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन में। तो केवल सेकंड कथन सत्य है। आई मीन समझ पाए होंगे, और बाकी आप परिभाषा को समझने की कोशिश करना, उससे आपका डाउट फिर निकलेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये जो परिभाषा वाली जो सवाल होते हैं इनमें हमें थोड़ी समझ पैदा करनी होती है। जब तक समझ पैदा नहीं करोगे तब तक हम इन क्वेश्चनों को नहीं कर सकते। इनमें वो क्वेश्चन नहीं आते कि हाँ भाई फलानी ट्रिक लग गई, वो ट्रिक लग गई, वो ट्रिक लग गई, ट्रिक वाले क्वेश्चंस नहीं होते। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा, जब तक छोटी छोटी बातें क्लियर नहीं होगी, तब तक हम इसमें अच्छे लेवल नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अपन स्टार्टिंग है, थोड़ा धीरे 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 बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल तक भी पहुंचेंगे जहां तक आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना होगा। एकदम से तो अपन आप खुद ही सोचिए कि छत पे तो कैसे चढ़ पाएंगे भाई, सीढ़ी बाई सीढ़ी तो चढ़ पाएंगे, स्टेप बाई स्टेप ही तो चढ़ेंगे, और स्टेप बाई स्टेप चढ़ेंगे तो चढ़ने में भी आसानी रहेगी, तो पता भी नहीं लगेगा। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपको उस लेवल से थोड़ा सा उठाया जाए, ताकि आपको यानी कि धीरे 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 अगर बढ़ाया जाए तो आपको कठिनाई महसूस ही नहीं होगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, थोड़े उनका भी दोष नहीं है, कुछ अच्छे लेवल के होते हैं तो वही थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका एक्स्ट्रा देने की वजह से जो बेचारे जीरो लेवल के होते हैं उनका लॉस हो जाता है, क्योंकि उनके फिर पल्ले नहीं पड़ेगी, उनके समझ नहीं बैठेगी। मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। बाकी उन बहन भाइयों का भी थोड़ा सा ख्याल रखने की कोशिश कीजिए जिनका लेवल 0 है। बाकी और धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन इतना मैं पक्का कहता हूं आपसे कि आपको उस लेवल तक पहुंचाएंगे जिस लेवल में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। यानी कि यहां तक भी बोल सकता हूं कि आपको यानी कि जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं, जितने भी थ्योरी कराएंगे, थ्योरी को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, और उस थ्योरी को उस लेवल से कराने की कोशिश करेंगे कि जहां आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि यहाँ पर अपन थ्योरी लिखा दी, थ्योरी लिखाने के बाद अब यानी कि हजारों बुक्स वगैरह ढूंढने की कोशिश करते हैं, नोट्सों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, देश भर के नोट्सों को इकट्ठा कर लेते हैं, बुक्सों को इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी आपके सामने कि आपको पूरा कंटेंट कलेक्ट करके यहाँ दे दिया जाए, जो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आगे बढ़ते हैं। आप बाकी सभी समझदार है, सेकंड ग्रेड से पढ़ रहे हो आप, सभी टीचर से देखिएगा। तो ये थी हमारी संगामी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अपनी समपाती रेखाएं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।